कश्मीर की जो आज परिस्थितियां हैं, मैं आपके नज़रिए से इसको इतिहास में जाकर कि कहाँ से कश्मीर शुरू होता है और भारत के लिए नहीं विश्व के लिए एक ऐसे विवाद के रूप में खड़ा हो जाता है कि आज तक भारत उसमें उलझा हुआ है। बहुत गंभीर और बड़े लंबे उत्तर की अपेक्षा रखने वाला प्रश्न किया है आपने। इतना लंबा कि इस पर 3 घंटे बात की जाए तब भी कश्मीर का इतिहास बताना, पूरा बता पाना संभव नहीं होगा। कश्मीर भारत का माथा है, जिसे आज हम कश्मीर कहते हैं। ये जो अफ़गानिस्तान तक का प्लेटो है, ये पूरा एक ही है। संस्कृत के आचार्य पाणिनि इसी क्षेत्र से आते हैं। संस्कृत जिससे हम बने, हमारी संस्कृति बनी। मैं को थोड़ा सा विस्तार से बात करना चाहूँगा। अभी 3-4 वर्ष पहले की बात है। मेरी मुँह बोली बहन है, पाकिस्तान में रहती है और वो ईमानदारी से मेरी बहन है, मतलब उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। शिया हैं और वहाँ से MQM से MP हैं। हम लोग खाना पीना सब बैठे थे तो उन्होंने एक बात कही पाकिस्तान को, और मेरे साथ बलवीर पुंज बैठे थे जो भाजपा के MP रहे हैं, कि पाकिस्तान को अभी भी बहुत से हिंदुस्तानियों ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो बलवीर पुंज साहब ने, मेहमान थे वो, तो उनसे क्या वो कहते, वो रीनी मीमी करके कुछ काम चलाए। फिर वो मेरी तरफ उन्होंने देखा तो मैं हमेशा का मशहूर हूँ मुँहफट। मैंने उनसे पूछा कि बाजी आप हिंदुस्तान क्यों आई, आपके भाई आए, वो अमेरिका रहते हैं और ये कराची से। इनका मूल गांव आगरा से भरतपुर जाते हैं तो पहरसर और हेलक 2 जगह हैं। उनको 60 साल से पता ही नहीं था कि इन गाँवों का कोई अस्तित्व बचा भी है कि नहीं, क्योंकि वहाँ से ख़त्म हो गए थे। हमने सर्च किया तो पता लग गया। मैं वहाँ उनको लेकर गया पहरसर। वो बता रहे थे कि पहरसर ऐसे ऐसे हमारे पूर्वजों का गाँव था, यहाँ से उठकर जाना पड़ा, हेलक से जाना पड़ा। तो आपके पूर्वज कितने साल रहे पहरसर हेलक में? 100 साल, 150 साल। आप हमसे उस क्षेत्र को भूल जाने को कहते हैं जहाँ हमारी नाल गढ़ी है, हमारी संस्कृति की, जहाँ वेदों का उद्भव हुआ है, जहाँ वेदों का चिंतन हुआ है, जहाँ ये संस्कृति का आधार संस्कृत जन्मी है। ये वो क्षेत्र है अफगानिस्तान से लेकर कश्मीर तक, जहाँ संस्कृत के सब बड़े आचार्य जन्मे, जहाँ के लिए कहा जाता है कि दरबार में परिचय दे रहे हैं विक्रमादित्य के, तो वो पूछते हैं तुम कौन हो, तो उसने कहा जहाँ मैं उस क्षेत्र का निवासी हूँ जहाँ धान बोने वाली औरतें भी संस्कृत में श्लोक पढ़ती हैं, मंत्रों का उच्चारण करती हैं। कश्मीर वो क्षेत्र है और दुर्भाग्य ये है कि हमने इसकी चिंता नहीं की, माथे की चिंता नहीं की। माथा सदैव उजला होना चाहिए। और स्थिति ये रही, कश्मीर की दुर्भाग्य की स्थिति आई कि कश्मीर में इन्वेजन हुआ और वहाँ जो इन्वेड करने वाले थे वो हिंदू बनने को तैयार थे, उनको बनाया नहीं गया। दर्प से भरा हुआ समाज कि नहीं, तुम तो शक्ति का आकलन किए बिना ऐसा कैसे कर लिया गया। बहरहाल उनकी संख्या बढ़ती रही। अपनी संख्या बचाने की, रोकने की, शत्रु न बढ़ पाए, हमारे से चिंतन, विपरीत चिंतन वाला आगे न जा पाए, इसकी कोई व्यवस्था नहीं की। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार वहाँ के लोग हिंदू बनने को तैयार थे। तीसरी बार तो आर्य समाज के स्वामी श्रद्धानंद जाकर बैठे, तो वहाँ के एक ब्राह्मण थे जिन्होंने धमकी दी कि मैं डल झील में कूद जाऊंगा, राजा को ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। जो कश्मीर में अब जो भयानक स्थिति है, कश्मीर के जो शेख अब्दुल्ला के परदादा हिंदू थे, प्रसन्नता से वो सब बताते हैं, मगर अपने ही बंधुओं की चिंता नहीं की गई। खैर, मैं वर्तमान इतिहास पर आता हूँ। अंग्रेज़ों का जब सिखों से युद्ध हुआ अंतिम और सिख हार गए,
तो उस युद्ध में तावान मांगा गया। उस तावान को देने के लिए उनके पास इतना पैसा नहीं था, तो उनके एक सेनापति, उन्होंने, जो संबंधी थे, ऐसा नहीं कि कोई विरोध था उनका आपस में डोगरों का, ऐसा नहीं था, उनके साथ ही थे, उन्होंने ये कश्मीर घाटी पूरी खरीद ली और इसका पैसा उन्होंने चुकाया। ये कश्मीर महाराज कश्मीर के पूर्वजों की क्रय संपत्ति है, सामान्य स्थिति नहीं है। ये पूरा क्षेत्र उन्होंने खरीदा, अंग्रेज़ों से लिया, और ये जो बाल्टिस्तान है और ये पूरा क्षेत्र उनके हाथ में आया। महाराज हरि सिंह के समय आते समय तक राजाओं की स्थिति ये थी कि उनकी सेनाओं में मुसलमान थे, तो उनको कोई कठिनाई नहीं थी। वो उनको लगता था मेरे अपने घर के हैं, अपने बच्चे हैं। विभाजन हो गया, पाकिस्तान के समय जो विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना, तो सबसे भयानक जो नरसंहार हुए हैं वो जम्मू और कश्मीर में हुए हैं। लोगों को लगता है कि लाहौर में हो, ऐसा नहीं है। उस क्षेत्र में हुए जहाँ पाकिस्तान की सेनाएं कबायलियों के साथ आ गईं, और महाराज को लगता था कि हमारे अपने लोग हैं, मेरी सेनाएं मेरा साथ देगी। बिखर गए लोग और उन्होंने विरोध किया और नुकसान पहुंचाया। ये गलत फहमी है लोगों को, पाकिस्तान के लोगों से। मैं पाकिस्तान में था, मुझसे कुछ छात्र, जहाँ ठहराया गया था वहाँ कुछ छात्र थे, वो मिलने आए। उनमें से एक ने बड़े बेतकल्लुफ़ से मुझसे पूछा कि आप कश्मीर हमें कब देंगे। तो मैंने उनसे बैठकर बात की कि आपको कश्मीर के बारे में कुछ मालूम है कि नहीं। किसी और स्टेट का भी मामला हो तो भी यही अधिकार है, मगर कश्मीर तो महाराज कश्मीर की खरीदी हुई संपत्ति है। वो जिसके पक्ष में लिख देंगे उसकी है। पाकिस्तान के लोगों को ये गलतफहमी है, उन्हें ये लगता है कि कश्मीर मूलतः उनका था, हिंदुस्तान ने कब्जा कर लिया है। इसके बारे में हमने कभी बात भी नहीं की, और भारतीय लोग इसके लिए तर्क भी नहीं करते, अधिकार से बात भी नहीं करते। अब की सरकार ने थोड़ा करना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर समस्या कश्मीर नहीं है, एक बात समझनी चाहिए जी। समस्या इस्लाम है जी। इन समस्याओं की जड़ कुरान है, इनकी जड़ हदीस है, इसकी जड़ सीरत है। हम जब तक बीमारी का सही आकलन नहीं करेंगे, इसकी दवा नहीं दे सकेंगे जी। जब तक बीमारी ना पता हो, लोग कहते हैं कि कश्मीर छोड़ दीजिए, फिर क्या होगा? छोड़ दिया, पाकिस्तान छोड़ा ना, समस्या का समाधान हो गया। उससे पहले अफगानिस्तान छोड़ दिया था, तब समस्या का समाधान हो गया था। बांग्लादेश छोड़ दिया। समस्या कश्मीर नहीं है, समस्या इस्लाम का आतंकी और एक तरह का माफिया है जो पूरे संसार को अपने मुट्ठी में, अपने कब्जे में करना चाहता है। जब तक इस समस्या को इस दृष्टि से नहीं देखेंगे, इससे निपटा नहीं जा सकता। आपको लगता है कि कुछ दे देंगे तो उससे होगा, ये आपने ज़रा सा कुछ डाला, वो फिर सर्वभक्षी डिमांड है इसकी। आप कुछ भी देते जाइए, जब तक आप इसके सामने बराबरी से नहीं लड़ेंगे, प्रभावी होकर इसे प्रहार नहीं करेंगे, इस समस्या का समाधान नहीं होगा। महाराज कश्मीर को गलतफहमी थी कि डोगरे थे, क्या हमारे अपने लोग हैं। कश्मीर के जो महाराज थे, इनके अधीन डोगरा में कई रियासतें थीं, छोटी छोटी ठिकाने जिसे कहते हैं, वो मुसलमानों के थे। उनको लगता था ये उनके हैं, इस गलतफहमी में थे। ऐसा नहीं होने वाला है। वो एक वर्चस्वी मानसिकता है, वो कुफ्र ईमान से बात करती है। आप काफिर हैं तो आपके साथ उनकी दोस्ती मुमकिन नहीं है। कुरान में एक आध नहीं, दसों आयतें हैं, दर्जनों आयतें हैं जो कहती हैं कि काफिरों से दोस्ती मत करो। उनका जो मूल धर्म ग्रंथ है, जिस पर उनकी अगाध आस्था है, और नहीं है तो उनका मुल्ला बार बार टोक टोक के उस जगह लेकर जाता है, उनको, उनकी आस्था को स्थिर करता है। और वो कह रहा है कि आप कुफ्र को, आप काफिरों को मारेंगे तो आप जन्नत जाते हैं। आपका ये उनके लिए ट्रांजिट कैंप है धरती, उनका असली ठिकाना जन्नत है, जहाँ 72 हूरें और 70 गिरमा और शराब की नहरें और फलाना और ढमाका, ही सारा कुछ है। यहाँ से निकलकर उनको, ये तो ट्रांजिट कैंप है, इसमें तो उन्होंने जन्नत कमानी है। वो काफिर को मारेंगे तुरंत उनको जन्नत मिलेगी, वो आपके कैसे हो जाएंगे?
इस गलतफहमी में महाराज कश्मीर भी थे। हरि सिंह जी, स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि जब क्योंकि वो कश्मीर 1 मिनट की समस्या नहीं थी उनको साइन करने में। महाराज कश्मीर ने बिल्कुल खुला कह दिया था। झगड़ा था नेहरू का। नेहरू कह रहे थे कि शेख अब्दुल्ला को अपनी जगह प्रधानमंत्री बनाओ। उनको प्रधानमंत्री कैसे बना दूं, किस अधिकार से बना दूं, इसके पास कौन सा गुण है इसके लिए। पूरी कश्मीर, और जिसे आज कश्मीर हम समझते हैं, ये नहीं है। उधर का कश्मीर भी है, बाल्टिस्तान है, पूरा ऊपर तक वजीरिस्तान, ये सारा इलाका उनका है। इसका प्रधानमंत्री क्यों बना दें? नेहरू इस पर अड़े हुए थे। जब उन्होंने देख लिया कि अब कश्मीर गया, श्रीनगर से कुछ दूर ही रह गई हैं, बारामूला तक पहुंच चुकी हैं, और वहाँ का जो पावर हाउस था उन्होंने बंद कर दिया। कश्मीर श्रीनगर में लाइट चली गई। समझ में आ गया कि बारामूला शत्रु के हाथ में चला गया। तो महाराज सोने गए और अपने एडीसी को अपना पर्सनल पिस्टल देकर आदेश किया कि अगर भारतीय सेना ना उतरे तो मुझे सोते में गोली मार देना। इस भरोसे का परिणाम ये हुआ कि महाराज को ये आदेश देना पड़ा कि मुझे जगाना मत, सूचित मत करना कि सेना नहीं है, सोते में गोली मार देना। समस्या कश्मीर नहीं है, समस्या इस्लाम है। इस बात को समझें, और वो किसी भी सूरत अपने मूलभूत चिंतन को नष्ट किए बगैर साथी नहीं हो सकती। संभावना है इसकी, ऐसा नहीं कि नहीं है। अब सऊदी अरब का जो शहजादा है वो कह रहा है कि हम हदीसों को रद्द करते हैं, मतलब 70% इस्लाम रद्द करते हैं। सीरत के लिए कह रहे हैं जो 16% है, उसके लिए भी वो कह रहे हैं कि बिल्कुल गलत है, मोहम्मद के 200 साल बाद लिखी गई, इनका कोई भरोसा नहीं है। कुरान की भी नई व्याख्या करने की बात कर रहे हैं, वो नए अर्थों के हिसाब से बात कर रहे हैं। अगर ये नए अर्थ मानवीयता के पक्ष में, वैश्विक शांति के पक्ष की बातें लाते हैं तो बच सकता है, अन्यथा इस्लाम को नष्ट किए बगैर संसार में शांति संभव नहीं है। समस्या ये है, आप माफिया के साथ डील कर रहे हैं, वो मुस्कुरा रहा है तो आप ये समझते हैं कि सही काम हो रहा है। इस मुस्कुराहट के पीछे वो जगह देख रहा है कि जहाँ गोली मारी जाए, जहाँ से सुरक्षित रूप से चाकू मारा जाए। उसका स्वभाव है, उसका यही काम है, उससे आप किसी और ढंग से निपट ही नहीं सकते। तो जी तुफैल जी, 1947 के बाद राष्ट्रीय सरकार बनी। एक पार्टी की सरकार नहीं थी, सभी पार्टियां शामिल थी। अखिल भारत हिंदू महासभा, सिखों की भी एक पार्टी थी, उसके भी लोग शामिल थे। माननीय रक्षा मंत्री उस समय उसी पार्टी से थे, बलदेव सिंह जी। कांग्रेस से भी लोग थे, और तथाकथित मुस्लिम पार्टी के भी कुछ लोग उस सरकार में शामिल थे। सबने मिलकर निर्णय किया, सदन में तय हुआ कि कश्मीर की स्थिति क्या रहेगी। उसके बाद भी नेहरू दोषी क्यों? सरकार तो हिंदुओं की थी, पाकिस्तान बन चुका था, हिंदू हिस्सा भारत था और हिंदुओं की सरकार थी। तो अकेला नेहरू था जो सारे हिंदुओं को बधिया बनाकर बैठा था? क्या थी उनकी स्थिति जो संसद में हिंदू बनकर बैठे थे और नहीं रोक पाए? कश्मीर की स्थिति में बदलाव के लिए बोल नहीं पाए? सदन में क्या विचार नहीं हुआ होगा? क्या चर्चा नहीं हुई होगी? क्या वो लोग विद्वान नहीं थे? हिंदू मानसिकता से ओतप्रोत नहीं थे? बंटवारा देख चुके थे, बंटवारे से पहले की धार्मिक हिंसा देख चुके थे, धर्म के आधार पे सभी नेताओं के परिवारों तक के लोगों को चोटें पहुंची थी। उसके बावजूद विषय क्या रहा होगा? इतना अच्छा और गंभीर प्रश्न है। काश इस प्रश्न को 1945, 1946, 1947 कम से कम जो डायरेक्ट एक्शन डे 1946 में हुआ, 1921 में, कल उसके 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मोपला विद्रोह के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके बारे में सोचा गया होता है। बहुत गंभीर, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। हिंदुओं की कठिनाई क्या रही है कि हिंदुओं में शत्रुबोध नहीं रहा। पाकिस्तान बना किस लिए बना?
उनकी धारणा ये थी कि मुसलमानों का एक नेतृत्व उद्दंडता कर रहा है और कुछ मुसलमान इस्लाम की गलत व्याख्या करके लोगों को भड़का रहे हैं, जबकि बात बिल्कुल इससे उल्टी थी। खिलाफत मूवमेंट के बाद, खिलाफत मूवमेंट में कांग्रेस को नहीं झोंका जाना चाहिए, इसका विरोध, सबसे प्रखर विरोध मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। गांधी अड़े हुए थे, गांधी ने बिना कांग्रेस की स्वीकृति के खिलाफत मूवमेंट में कांग्रेस से झोंक दिया जी। जिन्ना भारत छोड़ के लंदन चले गए। वहाँ आकर लोगों ने उन्हें समझाया। तब तक एक बड़े वकील के नाते उनकी प्रतिष्ठा थी, मगर भारत के बड़े लीडर्स में उनकी गणना नहीं थी। मगर भारत के बड़े लीडर्स में किसी की भी गणना नहीं थी। उस काल में कोई लीडर बड़ा नहीं था, सामान्य कांग्रेस के लोग थे, रिनी करते थे कांग्रेस, और गॉड सेव द किंग टाइप के गाने बजते थे इनके कांग्रेस के सम्मेलनों में जी। वो लंदन चले गए, उनको चौधरी माजिद अली, शौकत अली और इकबाल और इन सब लोगों ने आके समझाया, और वो शुद्ध राष्ट्रवादी आदमी, तिलक जी का वकील, मैं जिन्ना की बात कर रहा हूँ, और वो उसको समझाया तो वो सांप्रदायिक नेता बन के भारत लौटा और भारत के मुसलमानों का एक छत्र नेता अंततोगत्वा बना। समय लगा, ऐसा नहीं तुरंत बन गया। यूनियनिस्ट पार्टी ने उसकी दुर्गत की, पंजाब में वो कभी नहीं, सिंध में उसकी हाल ख़राब हुआ, बंगाल में हाल ख़राब हुआ, फिर भी धीरे 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 करके वो इस्लामी का नेता बनता गया। यानी जिन्ना ने मुसलमानों का नेतृत्व नहीं किया, इस्लाम ने जिन्ना का नेतृत्व किया। जब तक वो सभ्य, शालीन, राष्ट्रभक्त था, उसके पीछे लोग नहीं थे। जब उसने ये नीति पकड़ी इस्लाम के तुष्टिकरण, इस्लामी आक्रामकता की, तो सारा समाज, ये बात नेहरू की भी समझ में नहीं आई, गांधी की भी समझ में नहीं आई जी। इसके बावजूद कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम वो अपने यहाँ करवाते थे, किसी भी मस्जिद में उनका कभी भाषण नहीं हुआ, कभी उनकी बातें नहीं हुआ, फिर भी अपनी, अच्छा गलतियाँ होती हैं, ट्राई किया जाता है, कोई प्रयास किया, नहीं हुआ तो बदला, नीति बदली। गांधी ऐसे अड़ियल नेता थे कि इस्लाम की चाटुकारिता करते रहे, मगर फिर भी नहीं पल्ले पड़ा। वही हालत सबकी थी। जब भारत विभाजन का प्रस्ताव अंग्रेज अपने मत्थे नहीं लेना चाहते थे पाप, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि आप कांग्रेस वर्किंग कमेटी से पास करा के दीजिए जी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की उस मीटिंग में नेहरू भी थे, गांधी भी थे। उनके मौजूद होने के बावजूद प्रस्ताव गिर गया। सारे अधिकतम नेताओं ने विरोध किया, फिर गांधी ने इंडिपेंडेंट तर्क दिए, ऊट पटांग बातें की, लोग चुप बैठ गए। वो सारे के सारे लोग जो पहले जिन्होंने विरोध किया और बाद में शांत बैठ गए, ये गलत बात थी, मगर लोगों ने ऐसा ही किया। कश्मीर के विषय में भी अगर इतनी आक्रामकता नहीं होती और गांधी को एलिमिनेट नहीं किया जाता, मैं सही शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ और मैं इस पर स्टिक करता हूँ कि एलिमिनेट नहीं किया जाता, तो कश्मीर की समस्या और बिगड़ती। ये तकलियों से और सूत के गोलों से और चरखों से लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी। आप किससे डील कर रहे हैं? अंग्रेज तो फिर भी सभ्य था, लाठियों से काम चलाया, उसने बहुत बड़ा बवाल नहीं काटा। जब जलियांवाला बाग जैसे कांड हुए तो लोगों की जानकारी में नहीं है कि जलियांवाला बाग अकेला नहीं था। उस समय पंजाब में और पेशावर तक 10 जगह ऐसे गोली कांड हुए थे, जलियांवाला सबसे बड़ा था, इसलिए इसका नाम आ गया। वो अंग्रेज़ों की योजनाबद्ध रूप से ये सारा काम था। अंग्रेज़ों ने योजना करके हिंदुस्तानियों को सबक सिखाने के लिए काम किया था, अन्यथा सामान्य रूप से अंग्रेज इतने हत्यारे नहीं थे। मगर ये तो पूरा चिंतन अंतर्राष्ट्रीय रूप से ऐसा है, इसको समझे बगैर आप इसके साथ कैसे डील कर लेंगे? और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो पूरी पीढ़ी जिम्मेदार है जो सदन में थे और उन्होंने कुछ नहीं कर सकते थे, बायकाट तो करते, अपनी बात तो रखते। महाराज कश्मीर तड़प रहे थे कि आपने राज्य, मेरे मर्जर के साथ मैंने राज्य का विलयन किया भारत सरकार में और आधा राज्य खो दिया आपने, बजाय राज्य की सुरक्षा करने के मैं स्वयं कर सकता हूं, मेरी सेना सक्षम है, एक्शन तो लेने दीजिए। आप एक्शन ही रोक के बैठ गए और आपने तय कर दिया कि शेख अब्दुल्ला प्रधानमंत्री बने। किस अधिकार से बनेगा? उसने कोई सदन फेस किया था, कभी इलेक्शन लड़ा था? महाराज के समय में तो इलेक्शन का कोई मतलब नहीं, सरकार उनकी है, राज्य उनका है, वहां तो सिस्टम ही नहीं था, डेमोक्रेसी थोड़ी थी, वो राजशाही थी। उस राजशाही में आपने प्रधानमंत्री बनवा दिया, कोई वजह तो होनी चाहिए उसकी। और
लोगों को नहीं मालूम है ये बात, इतने समय बाद इसकी चर्चा करना पता नहीं औचित्यपूर्ण है कि नहीं, मगर सत्य बताना पड़ेगा। इन लोगों ने उनके बेटे कर्ण सिंह को तोड़ दिया। महाराज कश्मीर हरि सिंह ने वसीयत की थी कि मेरे मरने के समय कंधा मत देने देना जी, अग्नि नहीं दे सकेगा। और महाराज के अंतिम संस्कार में कर्ण सिंह सम्मिलित नहीं किए जा सके थे, क्योंकि वो इनके साथ दगा करके और शेख अब्दुल्ला से मिलकर, जो उनका शत्रु था जिसने वहाँ की सारी समस्याएं खड़ी की, उससे मिलकर सदर रियासत का पद ले लिया। महाराज कश्मीर इसके विरोध में थे। जब मर्जर हो गया तो फिर एक निशान एक विधान, ये दो झंडे नहीं चलेंगे, दो विधान नहीं चलेंगे, कश्मीर की अलग व्यवस्था नहीं चलेगी। मगर उनके खिलाफ ये काम हुआ था। उस पूरी पीढ़ी में इतने स्वार्थी लोग भरे हुए हैं, कभी भी समझ नहीं पाते छोटी छोटी चीज़ों के लिए। किसी को एमपी बना दीजिए, किसी को कुछ पद दे दिए, कुछ करने दीजिए, और वो लोग शांत बैठ गए। इस्लाम का चिंतन भी नहीं था। और ये आश्चर्यजनक इसलिए है कि आर्य समाज उस काल में था जिसने इस्लाम की बिल्कुल परख से उड़ा रखे थे जी। बहुत तेजस्वी लोग थे और बड़ी लंबी लंबी तगड़ी तगड़ी बहसें होती थी। और यही नहीं, पाकिस्तान का जो हिस्सा है, लाहौर का, सियालकोट का, कराची का, वो आर्य समाज का बहुत तगड़ा काम था। तो भारत के हिंदू नेताओं को तो पता था कि इस्लाम क्या है जी। तब फिर वो उससे कैसे निपटने की योजना नहीं बना सके। घर में एक हिंसक भेड़िया घुसा हुआ है, आप उसके सामने कैसे निपटना ये नहीं तय कर सकते। सेना आपके पास है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले सावरकर जी ने पूरी इसकी व्यवस्था की और मेहनत की कि भारतीय सेना में हिंदू भर्ती हों, बड़े पैमाने पर भर्ती हों, अन्यथा इस्लामियों का वर्चस्व था। दुर्गत हो जाती सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर ये हिंदुओं की स्थिति। तो हमारे पास सेनाएं थीं, अंग्रेज़ों की सेनाएं थीं, गोरखा फोर्सेस थीं, हम निपट सकते थे पाकिस्तान से, उसकी इस आक्रामकता से, इस्लाम से निपट सकते थे। उसके लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे। आप चुनौती नहीं देंगे, यही तो होगा ना कि हम हार जाएंगे, जख्मी हो जाएंगे, चोट खाएंगे, मगर दूसरा आक्रामक है, हम चुनौती क्यों नहीं देंगे उसको, उससे बराबरी से क्यों नहीं भिड़ेंगे। जैतून की टहनी हिलाएंगे, सफ़ेद झंडा लिए फिरेंगे, कबूतर उड़ाते रहेंगे, ये क्या है। तो ये एक बड़ी दुर्गत की स्थिति उस पूरी पीढ़ी ने की। भाग्यशाली हैं हम लोग के बाद में धीरे धीरे विकास हुआ है और अब स्थिति ऐसी है कि लोग मुंह खोल के बात कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर लोग मुंह खोल के बात कर रहे हैं। अब तुफैल जी, सावरकर जी की डेथ 66 में होती है। तब उन्होंने बोला था कि अभी हिंदू जागृत नहीं हो पाया, जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं हो सकता। ठीक 50 वर्ष बाद ये जागरण होगा और मैं ये तय भविष्यवाणी करता हूं कि 50 वर्ष बाद जागरण होगा। बीजेपी की सरकार आती है, हिंदुत्ववाद के नाम पर आती है, राष्ट्रवाद के नाम पर आती है, कश्मीर की समस्या के निवारण का प्रयास भी करती है, लेकिन दबाव में रहती है। और जब 2019 5 अगस्त को 35A को हटाया जाता है, 370 में बदलाव लाया जाता है, उसके बाद जो प्रक्रिया शुरू होती है, उस प्रक्रिया के माध्यम से जिन लोगों को प्रताड़ना मिली 70 वर्ष के इस आज़ाद भारत में, कश्मीर के अंदर जिन लोगों को उनके अधिकार नहीं मिले 70 वर्ष के इस आज़ाद भारत में, जिनको दलितों के नाम पर दलितों के अधिकार नहीं मिले इस आज़ाद भारत में, उसकी जब प्रक्रिया शुरू होती है तो एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि जो आतंकवादी हैं वो तो बच्चे थे, पत्थर मारना उनकी एक छोटी सी आदत है, कोई बुरी आदत है, बस इतना ही है, अपराध हो जाते हैं। उसके अगेंस्ट परसो एक्शन होता है। ये बताया जाता है कि सेनाओं पर पत्थर मारना अपराध होता है। आपका क्या कहना है कि ये सही दिशा है सरकार की, या वो सही दिशा थी जब AK-47 लेने वाले यासीन मलिक जैसे लोग यहां मीटिंग करने आते थे PMO में और ये तय करना चाहते थे कि कश्मीर का भविष्य क्या होगा AK-47 के दम पर? तो ये जो परिस्थितियों में बदलाव है, इस पे आपका क्या कहना है? प्रश्न का बढ़िया उत्तर तो आपने स्वयं ही दे दिया।
बिल्कुल ठीक बात मुझे लगता है, मगर ये कम है। पत्थर फेंकने वालों के पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे, उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। कश्मीर में सरकारी नौकरी कितनी हैं? प्रशासनिक व्यवस्थाएं कितनी हैं? पैलेट गन का चलन आया था जी। पैलेट गन मारती नहीं है, मगर इतनी बढ़िया मार लगाती है कि जिस हिस्से में इस बदन के लग जाएगा वो सालों दुखेगा। जी। अपने सैनिकों को के हाथ खोल दीजिए, सिर्फ इतना ही तो करना है। ये तो इस तरह से कि दाएं हाथ बांध रखा है और बाएं हाथ से लड़ाई लड़िए, जी। ऐसा कैसे होगा? सेनाओं को अधिकार दे दीजिए, प्रशासन को अधिकार दे दीजिए। यही उत्तर प्रदेश का प्रशासन जो तलवे चाटता था मुंडों के, आज क्या हालत है? ये जो मुजफ्फरनगर के, आपको पता नहीं, आप श्रोताओं को जानना चाहिए, गाज़ियाबाद जब डेवलप होना शुरू हुआ तो यहाँ बड़ा व्यापार, बड़ा व्यवसाय शुरू हो गया किडनैपिंग का। जी। और गाज़ियाबाद से लेकर सहारनपुर तक, ये पूरा मेरठ, मुजफ्फरनगर, बड़ौत, ये सारा इलाका, राज्य के आदेश थे कि गन्ना नहीं बो सकेंगे। जी। पटवारी तहसीलदार छापे मारते थे, गन्ना नहीं लग सके। कारण गन्ने के खेत में किडनैप करके घुस जाते थे, एक खेत से दूसरा, दूसरे से तीसरा। बरसों इस पूरी बेल्ट में, जो गन्ने की बेल्ट है, गन्ना नहीं बोने दिया। इतना इस क्षेत्र में गुंडागर्दी थी, इतने सारे यहाँ पर गिरोह थे। अब क्या हाल है? जो बहुत बड़े 30 मार खां थे, सीना चौड़ा करके निकलते थे, उन लोगों का क्या हाल है? बिल्कुल बेंच से पिटे हुए कुत्ते की तरह की कर रहे हैं। यही राज्य, यही प्रशासन सब बदल सकता है। अधिकार तो दीजिए। गृह मंत्री की बेटी का अपहरण हो जाएगा, मस्जिद में रहेगी वो, घर से खाना जाएगा उसका, आतंकवादी छोड़े जाएंगे। मजाक बना लिया है। गृह मंत्री के परिवार के लोग किडनैप होंगे और वहीं लोकल मस्जिद में रहेंगे और घर से ही खाना जाएगा। इतनी बुरी स्थिति करेंगे, वो जो राज्य का इकबाल है, दबदबा है, वो कहाँ जाएगा? एक बार ढंग से कीजिए तो हो सकता है। तो राज्य में जिस समय कश्मीर से हिंदू निकले थे, सेनाएं तब भी थीं, कैंटोनमेंट तब भी थे, सीआरपीएफ तब भी थी, कोई बदलाव तो नहीं था। मानसिक दबाव था कि माइक से अनाउंसमेंट हो रहे थे, मस्जिदों में हंगामे मचे हुए थे, घरों में पंगे थे। जो जिन लोगों के साथ हो रहा था, बीजेपी की सरकार थी, आडवाणी जी गृह मंत्री थे, चट्टी सिंहपुरा में सिख मार दिए गए, पंडित मार दिए गए। इन पंडितों के हाथ में हथियार आए, ये नहीं सूझा बैठकर? लाइसेंस दो, प्रशासन व्यवस्था करे, राज्य व्यवस्था करे। उन जगहों की सुरक्षा आप नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है कि हर आदमी के पीछे 2 पुलिस वाले नहीं खड़े किए जा सकते, मगर वो अपनी सुरक्षा के लिए कुछ तो कर सकता है। उसकी व्यवस्था करोगे कि नहीं? अभी भी जो लोगों के साथ किया है, ये पर्याप्त नहीं है। कश्मीर की समस्या डेमोग्राफी की है। डेमोग्राफी हमारे पक्ष में रही, हमारे हिंदू मुसलमान बन गए, बाकी हिंदू निकल गए। जितनी संख्या वहाँ पर है, उससे तिगनी मात्रा में जब तक हिंदू नहीं बसेंगे, दबाव नहीं क्रिएट होगा। उनको बसाएंगे कैसे? उनके पास लड़ने की, सशस्त्र उग्र होने की, तेजस्वी होने की, चुनौती देने की, आतंकवादियों से निपटने की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि नहीं? हमने मान लिया और इसकी व्यवस्था की, हमको वहाँ 50 लाख हिंदू चाहिए और उग्र समाज, हमारे वो जो योद्धा जाति हैं उसके लोग चाहिए, तो उनके पास हथियार होंगे कि नहीं? हमारे गर्दनें कटवाने भेज देंगे। यही इलाज है उस समस्या का। कश्मीर सब सुधर जाएगा। कश्मीरी लोकल आदमी गुंडागर्दी पुलिस वाले से दिखाता है, मिलिट्री वाले के साथ दिखाता है, पत्थर फेंकता है गाड़ी पे। कैसे फेंकता है? कि उसको मालूम है उस बस्ती में जिसमें वो गाड़ी जा रही है, वो उस गाड़ी में बैठे हुए 4 आदमी 6 आदमी हैं, बस उतनी शक्ति है, और उसके पीछे 500 लोग हैं। इन 500 के पीछे 1000 खड़े हो जाएंगे, वो पत्थर मारे, उधर से धड़ाधड़ पत्थर आए। क्या मजाल है इसकी? सड़क पे भेड़ लड़ जाए तो कश्मीर तो घर में घुस जाए, ऐसी वीरता का आदमी है। सबसे ज़्यादा डरपोक समाज, उसको तेजस्वी बना दिया गया है। निपटने की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। यहीं के जाटों को, गुजरों को, राजपूतों को बसा दीजिए वहाँ, और बसने को तैयार हैं। सेना के जो रिटायर्ड लोग हैं उन्हीं को बसा दीजिए, हथियार दीजिए उनको,
कि भाई तुम्हारे पास जो वेपन है सेना में, जैसे इजराइल का है कि इजरायली अपने जीवन के कुछ वर्ष सेना में गुजारेंगे, गुजारने के बाद जो शस्त्र उनको मिलता है वो शस्त्र अपने साथ घर ले जाते हैं, यानी वो जो घर में बैठे हैं वो भी सैनिक हैं जी। इनसे कौन उलझेगा, इसकी मजाल इनसे पंगा ले। भारत में ऐसी व्यवस्था हो जाए सब सुधर जाएगा। कश्मीर की दिशा में जो सुधार हो रहे हैं उन सुधारों में और सुधारों की आवश्यकता है। सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, और सेटिस्फैक्शन तो तब तक होगा नहीं जब कश्मीर में कश्मीरी हिंदू ये कह सके कि मेरा जो पंजाब में या दिल्ली में बैठा हुआ मित्र है वो मेरे घर आए, आके आराम से कश्मीर को देखे, समझे कि कश्मीर क्या है, और मुझे भी समझे कि मैं कश्मीर में कैसे अपने भाइयों के साथ रह रहा हूँ। ये स्थिति अभी तक तो बनी नहीं है। भविष्य में उम्मीद है बनेगी। इस दिशा में सरकारें भी विचार कर रही हैं, हमें भी विचार करना है। सरकारों के लिए लेकिन फिर भी एक सजेशन है, जिस लाइन पर चले हैं उस दिशा से अगर भटके तो केवल आप नहीं भटकेंगे, ये हिंदू राष्ट्र भटकेगा। विचार कीजिए, आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।